नमस्कार दोस्तों, देश की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंद्रभूषण। दोस्तों, आज बात करेंगे संसद में पारित होने वाले उन तमाम बिलों पर जो इस मानसून सत्र में पास किया गया है। दोस्तों, 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में सत्ता में है। भाजपा शासन के आने के बाद जैसे कांग्रेस शासन काल में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, सिर्फ उसी परिपाटी को बढ़ाते हुए भाजपा उसको दुगने रफ्तार से निजीकरण की ओर बढ़ा रही है। संसद के मानसून सत्र में 3 बिल पेश किए गए हैं। दोस्तों, तीनों के तीनों बिल का यदि उसका प्रभाव हम देखें, उसका आकलन हम करें तो विनाशकारी परिणाम आने वाला है। पहला बिल जो किसानों के लिए लाया गया है, जिसमें कहने को ये कहा जा रहा है कि किसान अपनी मर्जी के मुताबिक देश के किसी भी भाग में अपनी फसल बेच सकेंगे, उनको मनमाना दाम मिल सकेगा। दूसरा बिल जो छोटे छोटे कंपनियां हैं जहां पर 300 कर्मचारी काम करते हैं, उन कंपनियों को यह अधिकार दिया गया है कि अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कर्मचारियों का छंटनी कर सकें। और एक बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। दोस्तों, इस पे अब विस्तार से हम बात करते हैं। पहला बिल जो किसानों के हित में कहा जा रहा है, जो किसानों की आय दुगनी हो और किसानों के जीवन स्तर में सुधार आए। यह बिल इस उद्देश्य से लाया गया है कि किसान जो अपना फसल उपजाते हैं, उन्हें किसी खास मंडी या किसी खास व्यक्ति पर आधारित नहीं रहना पड़े। सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसान से अनाज खरीदती है। उसके बाद जो अनाज बच जाता है वो किसान औने पौने दाम में अपने उपलब्ध मार्केट, अपने पास उपलब्ध मंडियों में जाकर बेचते हैं। उसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है जो देश में अब वो कहीं भी अपनी फसल अपनी मर्जी के मुताबिक बेच सके। सुनने में, देखने में और समझने में ये बात बहुत आसानी से अच्छी लगती है कि किसानों की इससे आय दुगनी हो जाएगी, किसान मालामाल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा प्रायोगिक तौर पर होने वाला नहीं है। अब इस किसानों के फसल के खरीद में जो मठाधीश व्यापारी वर्ग हैं, जिनका खास दखल है बिजनेस में, वो अब इसमें कूदेंगे। मनमाने दाम पर यदि वो किसान से अपनी किसी भी फसल को खरीदते हैं तो दोस्तों, जो मनमानी दर पे खरीदेगा, मुंहमांगी दर पे खरीदेगा, फिर उस फसल से उत्पादित उत्पाद को, जैसे गेहूं से आटा या अन्य मैदा, चाहे जो भी गेहूं के फसल से जो भी उत्पाद बनता है, उसको फिर बेचेंगे किस रेट पे? जब उन्होंने किसानों के मुंहमांगी दाम पर खरीदा है तो फिर अपने मनमानी दर पे उस अनाज को बेचेंगे। इसका परिणाम ये आएगा जो भी उपभोक्ता हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी, लोगों में हताशा बढ़ेगा और इसका केंद्रीकरण हो जाएगा। इसमें खास परिवार का, खास कंपनी का, किसी खास उस कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए व्यापारियों का अधिकार हो जाएगा और अंततः किसान किसी खास वर्ग के प्रति गुलाम बन जाएगा। दूसरा बिल जो सरकार ने लाया है, देश में रोजगार की समस्या बहुत अधिक है। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। देश की प्रमुख समस्या में यदि अंदरूनी समस्याओं में गिना जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार की कमी है। रोजगार के लिए हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं। 58% आबादी देश में जो रोजगार के लिए तरस रही है। तो जो असंगठित क्षेत्र है, जैसे छोटे छोटे दुकानदार है, छोटे छोटे कंपनियां हैं, वहां पे लोग मजबूरी में काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अब सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है जहां भी 300 से कम कर्मचारी हैं किसी संस्थान में,
किसी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में जहां पर 300 से कम कर्मचारी हैं, वह कर्मचारी, वह संस्थान किसी भी समय बिना किसी नोटिस के उस कर्मचारी को हटा सकता है। दोस्तों, ये सोचने की बात है, ये कितना बड़ा कुठारघात है मोदी सरकार द्वारा उन नौजवानों के जिनका भविष्य ऐसे ही अंधकारमय है और अब वो दैनिक मजदूर बन के रह जाएंगे। एक दिन की नौकरी उस मजदूर को, उस कर्मचारी को ये भी पता नहीं होगा जो कल हमारी नौकरी रहेगी या जाएगी। एक असुरक्षा का भावना, जब आज बेरोजगारी की इतनी विकराल समस्या हमारे देश में है, तो फिर ऐसे कानून को लाने की जरूरत क्या थी। तीसरा, जो सबसे भयानक और काला कानून जो मोदी सरकार द्वारा इस मानसून सत्र में लाया गया है, वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जैसे जो आवश्यक दैनिक रोजमर्रा की जरूरत की सामान है, जैसे अनाज है, आलू है, प्याज है, नमक है, तेल है, ये भारत के संविधान में आवश्यक वस्तु में माना जाता है, जिसके बगैर आप एक दिन भी नहीं रह सकते। आप समझ लीजिए, अनाज के बिना आदमी कितने दिन रहेगा, आलू प्याज के बिना जिंदगी आप कितने दिन चलेगी, नमक के बिना आपका रसोई कितने दिन चलेगा। तो ऐसे वस्तु को सरकार ने, हमारे संविधान ने रखा था ये इसकी जमाखोरी नहीं हो, इस पे किसी खास व्यापारी का नियंत्रण नहीं हो, ताकि इसको, आप ऐसे भी देखते हैं कि आलू प्याज की कीमत जब बढ़ जाती है तो हाहाकार मच जाता है। अभी भी आलू का कीमत अधिक है मार्केट में, प्याज का कीमत अधिक है, चारों तरफ त्राहिमाम है और लोग ये सरकार से ये मांग करते हैं, जो ये रेट बढ़ गया है, सरकार ने रेट बढ़ने दिया है, इस पर कंट्रोल करो। तो सरकार अभी क्या करती थी, जो मुनाफाखोरी को रोकने के लिए छापामारी करती थी, भंडारण की एक क्षमता निर्धारण करती थी, भाई इतने से ज्यादा आप आलू प्याज अनाज नहीं रख सकते हैं, जमाखोरी नहीं होने देती थी और कार्रवाई होती थी। अब क्या है, अब इस अनाज को, इस आवश्यक वस्तु, इन जरूरत के सामान को आवश्यक वस्तु से हटा दिया गया है। अब इसमें भी मजदूर, जितने व्यापारी हैं, अब मनमर्जी के लिए फ्री हैं, आजाद हैं। वो आलू को मार्केट से गायब कर देंगे, प्याज को मार्केट से गायब कर देंगे। जब गायब हो जाएगा तो फिर अपने गोडाउन से वो मार्केट में छोड़ेंगे। अब 10 रुपए का सामान आप 100 रुपए में खरीदिए। कुल मिलाकर तीनों बिल का अध्ययन करने के बाद ये महसूस होता है ये एक गरीब परिवार से निकला हुआ हमारा जनसेवक, हमारे संसद में बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिसका दुष्प्रभाव 130 करोड़ लोगों पर बहुत बुरा होने वाला है। किसी खास वर्ग और किसी खास पूंजीपति के हित में ये सारे के सारे निर्णय हैं। उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन बिलों को लाया गया है। जैसे किसी भी क्षेत्र को बेचना हो तो पहले निजीकरण को लाओ, प्राइवेट क्षेत्र को लाओ और अंत में सरकार अपना हाथ खींच ले। आज एयर इंडिया की स्थिति वही है। पहले प्राइवेट विमान आए, प्राइवेट कंपनियां आई और आज भी एयर इंडिया भिखमंगा बन के खड़ा है। तो दोस्तों, इन नीतियों के प्रति सावधान होने की जरूरत है और हमको आपको सोचने की जरूरत है। जो नीति किसी खास वर्ग, किसी खास औद्योगिक घराने के हित में जो लाया जा रहा है, इसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। जन विरोधी नीतियों का विरोध करना चाहिए। खासकर वैसे नीतियों का विरोध किया जाना चाहिए जो नेता अपने को गरीबों का मसीहा बताते हैं और सीधा सीधा गरीबों के पेट पर लात मारते हैं। वैसे लोगों के, वैसे व्यक्तियों का, वैसे नीतियों का विरोध किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।